रुद्र श्रिया को लेकर ऊपर जाता है। जैसे ही वह उसको डोर पर उतरता है वैसे ही श्रिया उसको धक्का देते हुए खुद से दूर कर देती है और कहती है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ और तुमने मुझे एक बार मनाया भी नहीं। अगर यहाँ पर मेरा रुद्रांश होता ना तो वह मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे घूम रहा होता, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम तो अपने उसे रोज के पास ही जाओ। इतना बोलकर वह रूम के अंदर चली जाती है और उसके मुंह पर गेट को बंद कर देती है। रुद्र हैरान परेशान उसी जगह पर खड़ा ही रह जाता है और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और अपने मन में कहता है, सच में कुछ ज्यादा ही शैतान है। तभी उसको एक कॉल आता है और वह वहां से चला जाता है। रात के टाइम रुद्रांश रुद्र के बीच में श्रिया सो रही होती है और उसका फेस रुद्र की होता है और बैक से रुद्रांश ने उसको हक किया हुआ होता है। रुद्र बस श्रिया के फेस को ही देख रहा होता है और उसे एक एक करके 2 बार की सारी चीज याद आ जाती है, जिसे याद करते ही उसकी नज़र श्रिया के लिप्स पर जाती है और वह उन्हें बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। फिर वह धीरे से अपने और श्रिया की दूरियों को कम कर देता है और धीरे से उसके लिप्स पर किस करता है और उससे दूर हो जाता है, उसकी फेस को देखने लगता है। फिर से वह दोबारा उसके पास जाता है और उसके लिप्स पर किस करता है और फिर वह उससे दूर होता है। वह ऐसे ही 3.4 बार करता है और जब वह जैसे ही 5वीं बार उसको किश करने वाला होता है वैसे ही श्रिया अपनी आंखें खोल देती है और उसको घूर घूर कर देखने लगती है। और फिर वह अपने हाथ को आगे करती है और उसके गर्दन को पकड़ के अपने करीब करती है और उसको पेशनेटली किश करने लगती है और इस बार रुद्र भी उसको किश बैक करना स्टार्ट कर देता है। जब कुछ देर बाद श्रिया को फील होता है रुद्र को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वह उसको छोड़ देती है और कहती है, अगर कुछ करना है ना तो दिन में किया करो। ऐसे जब मैं नींद में होती हूँ तुम मेरे साथ से करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है और अभी तुमने मुझे जितनी बार किस किया है ना इसका बदला तो मैं तुमसे कल लेकर रहूंगी। और फिर वह रुद्र के गले में हाथ डालकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्रिया सो ही रही होती है कि तभी रुद्रांश उसको उठा देता है और कहता है, श्रिया उठो, पैकिंग करने में मेरी हेल्प करो, मुझे बाहर जाना है एक दिन के लिए। तुम भूल गई क्या? श्रिया किसी तरह अपने आंखों को खोलती है और उठकर बैठ जाती है और कहती है, ओह सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। रुद्रांश कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ऐसे ही बैठी रहो, मैं बाकी सब खुद कर लूंगा। श्रिया कहती है, जब तुम्हें सब कुछ करना था तो फिर मुझे क्यों जगाया? रुद्रांश कहता है, क्योंकि मैं चाहता था तो मुझे जाते हुए देखो और मुझे बाय करो। फिर वो फटाफट अपनी पैकिंग कंप्लीट करता है और श्रिया को किश करता है और वहां से निकल जाता है। रुद्र भी थोड़ी देर बाद उठ जाता है और तैयार होकर वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि वह काफी ठीक हो गया था पहले से। श्रिया भी तूफान में डॉक्टर के पास जाती है अपने हाथ को चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर उसके प्लास्टर को निकाल देता है क्योंकि उसके हाथ में ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बस एक छोटा सा क्रैक आया था जो अब हील हो चुका था। रात में टाइम रुद्र काफी दिनों बाद ऑफिस गया हुआ होता है, जिसके चलते है वह आज लेट नाइट घर आता है और उसके आने से पहले ही श्रिया सो गई होती है। वह रूम में आता है और अपने कपड़ों को चेंज करता है और श्रिया के बगल में आकर लेट जाता है और उसकी कमर में अपने हाथ को डाल देता है और अपने फेस को उसके नेक के पास ले आता है और उसकी बॉडी फाइनेंस को इनहेल करने लगता है। श्रिया गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन तभी उसको अपने कुछ महसूस होता है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखती है रुद्र उसके गले पर किश कर रहा होता है और साथ ही शक भी कर रहा होता है। श्रिया पहले तो शॉक हो जाती है ये देखकर, लेकिन फिर वह धीरे से उसकी तरफ मुड़ती है तो दोनों की आंखें एक सेकंड के लिए एक दूसरे से मिल जाती है और तभी रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए ही उसके नाइट शर्ट के बटन को ओपन करना स्टार्ट कर चुका होता है और वह उसके शर्ट की 3 बटन को खोलकर उसके शर्ट को उसके शोल्डर से नीचे कर देता है और उसके शोल्डर पर अपने लिप्स को रख देता है। उसके ऐसा करते ही श्रिया को अजीब सा महसूस होता है अपने बॉडी में और वह रुद्र के हर टच के साथ मेल्ट होने लगती है। तभी रुद्र श्रिया को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके साउथ की बाकी बच्चे बटन को भी ओपन कर देता है और उसको उसकी बॉडी से हटा देता है और उसको देखने लगता है और श्रिया भी उसकी तरफ देखती है और वह जैसे ही उसके आंखों में दिखती है वह एक सेकंड के लिए डर जाती है और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है, ये इतना डरावना क्यों लग रहा है? लग रहा है अब मुझे कोई रास्ता देखना पड़ेगा इससे बचने के लिए। हाँ याद आया, मैं तो गुस्सा हूँ ना इससे। और फिर वह अपनी आंखें खोलती है और वह उसको खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र उससे दूर नहीं होता है बल्कि स्माइल करने लगता है और फिर वह उसके हाथों को पकड़ता है और उसके सर के ऊपर पिन कर देता है। अब आगे श्रिया जैसे ही रुद्र की तरफ देखती है तो वह उसको देखकर एक मिस्टीरियस स्माइल कर रहा होता है। श्रिया उसको ऐसे देखकर डर जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? रुद्र कहता है, अपनी वाइफ से प्यार जैसा कि तुम चाहती थी। श्रिया कहती है, हाँ मैं चाहती थी, बट अभी मैं ना तुमसे नाराज हूँ, इसलिए ये सब बंद करो। रुद्र उसके कानों में अपने घर में सांसों को छोड़ने हुए कहता है, मैं तुम्हें मना लूंगा। श्रिया, मैं तुमसे नहीं मानने वाली हूँ, इसलिए मेरे हाथों को छोड़ो। रुद्र, नहीं, पहले मैं तुम्हें मनाऊंगा, उसके बाद मैं तुमसे प्यार करूंगा।
श्रेया उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। इस वक्त रुद्र की आंखें बहुत ही ज्यादा एड्रेबल लग रही होती है और उसके आंखों में एक नशा होता है और श्रेया कुछ समझ पाती इससे पहले ही रुद्र ने श्रेया के होठों को अपने होठों में भर लिया था और वो प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था। वो किस के जरिए बताना चाह रहा था कि श्रेया रुद्र की है। वो कभी अपर लिप्स को शक करता तो कभी लोअर लिप्स को स्मूच करता। रुद्र ऐसे श्रेया को किस कर रहा था जैसे बरसों के प्यासे को पानी मिल गया हो। श्रेया भी सब कुछ भूलकर उसका पूरा साथ दे रही थी। श्रेया के हाथ रुद्र के बालों में चल रहे थे। रुद्र उसके होठों को छोड़कर उसके कंधे पर किस करने लगा। उसने किस करते करते ही श्रेया की शर्ट को नीचे सरका दिया जिससे श्रेया का हाफ ब्रेस्ट शो होने लगा। ये देखकर तो रुद्र पागल ही हो गया। उसने श्रेया के शर्ट को झटके में निकलकर फेंक दिया, फिर श्रेया का लोवर भी निकाल दिया। अब श्रेया रुद्र के सामने सिर्फ इनरवियर में थी। श्रेया ब्लैक इनरवियर में काफी सेक्सी लग रही थी। रुद्र ने अपने कपड़े निकाले और श्रेया के ऊपर आ गया। वो श्रेया के कंधे से लेकर गले तक किस करता रहा। उसने पीछे की तरफ हाथ ले जाकर श्रेया की कपड़े का हुक भी खोल दिया। अब श्रेया की अपर बॉडी पूरी नेक थी। रुद्र बस एक टक श्रेया के उभारों को घूर रहा था जो परफेक्ट शेप और साइज में थे। रुद्र के ऐसे एक टक घूरने से श्रेया शर्म से पानी पानी हो रही थी। पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने अपने हाथों से अपने उभारों को कवर करने लगी। ये देख रुद्र ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में भरकर बेड पर प्रेस कर दिए। रुद्र अपनी सेडेटिव वॉइस में बोला, नो नो वाइफी, ये सब मेरा ही तो है, कब तक छुपाओगी? आज नहीं तो कल ये मेरा होना ही है। क्यों नाकाम कोशिश कर रही हो छुपाने की? अपनी बात बोलकर रुद्र ने अपने होठ श्रेया के उभारों पर रख दिए। वो छोटी छोटी किस करने लगा। श्रेया मचल गई। आरव समझ गया ये उसका सेंसुअल पार्ट है। रुद्र श्रेया के उभारों को किस करने के साथ शक भी कर रहा था। वो अब बाइट भी कर रहा था। श्रेया के मुंह से ना चाहते हुए भी सिसकियां निकल रही थी। उसे वो रोक नहीं पा रही थी। उसकी सिसकियां रुद्र को और ज्यादा पागल बना रही थी। रुद्र ने कुछ ही देर में श्रेया के दोनों उभारों को बुरी तरह रेड कर दिया था। श्रेया की हालत खराब हो रही थी। उसकी पकड़ रुद्र के बालों और कस गई थी। रुद्र भी ये महसूस कर सकता था। रुद्र धीरे धीरे श्रेया के बॉडी पर अपने होठ फिरा रहा था। रुद्र के हाथ उसके शरीर पर रेंग रहे थे। अब श्रेया मदहोश होने लगी थी। रुद्र श्रेया के पूरी बॉडी पर बाइट करके फिर वहां किस करके रिलीफ दे रहा था। श्रेया को दर्द तो हो रहा था पर वो रुद्र को बिल्कुल रोकना नहीं चाहती थी। रुद्र धीरे धीरे उसके पेट से होकर नीचे बढ़ने लगा। रुद्र ने अपना हाथ आरोही के थाई पर रखता है और उसके चेहरे पर स्मार्ट वाली स्माइल आ जाती है जिसे देखने के बाद श्रेया की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वह उसकी स्माइल को देखकर समझ चुकी थी वो सुबह बेड से उठने लायक नहीं बचने वाली है। रुद्र फिर वहां पर धीरे धीरे अपने हाथ फिराना शुरू कर दिए। रुद्र के होठ अभी श्रेया की बॉडी पर हरकत कर रहे थे। श्रेया इस वक्त बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। श्रेया को एक नज़र देख रुद्र उठ खड़ा हुआ। श्रेया को जब कुछ फील नहीं हुआ तो उसने आंखें खोल कर देखा। रुद्र की साइज देख उसकी हालत खराब हो गई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। रुद्र श्रेया की क्यूट क्यूट हरकतों को देख रहा था। वो श्रेया के ऊपर आकर उसे झटके से खड़ा कर उसकी आंखों से हाथ हटा दिए। श्रेया ने अपनी आंखें नहीं खोली तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपने थाई पर रख दिया। श्रेया की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। वो यही सोच रही थी कि रुद्र को टॉलरेट कैसे कर पाएगी। उसका साइज थोड़ा ज्यादा और थिक था। रुद्र उसकी गभरहट देख सकता था। श्रेया ने डे से हाथ हटाने को हुई। रुद्र ने उसे पकड़ लिया। श्रेया चाहकर भी अपना हाथ नहीं हटा पा रही थी। रुद्र शरारत के साथ बोला, रुद्र तुम्हारा ही तो है बेबी, शर्मा क्यों रही हो? श्रेया वैसे ही बोली, बेशर्म आदमी। रुद्र की स्माइल और गहरी हो गई। वो बोला, बेबी ओपन योर आइज। श्रेया इतनी मैग्नेटिक वॉइस को रिजेक्ट नहीं कर पाई और उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सीधी रुद्र की आंखों से जा मिली। उसके तुरंत अपनी पलकें शर्म से झुका ली। रुद्र उसकी इस अदा का घायल हो गया और बिना टाइम उसके होठों को किस करने लगा। श्रेया उसका साथ दे रही थी। श्रेया को रुद्र ने किस करते हुए ही लिटा दिया। श्रेया को और शर्मा रही थी क्योंकि वो पूरी नेक थी। रुद्र उसे किस करते हुए नीचे और बढ़ा। उसने फिर से श्रेया के एक उभार को अपने मुंह में भरा और शक करने लगा। दूसरा हाथ उसके दूसरे उभार को सहला रहा था। इससे श्रेया अपना कंट्रोल पूरी तरह खो चुकी थी। रुद्र ने चादर उठाकर दोनों के ऊपर डाल दी। रुद्र भी अब तक हार्ड हो चुका था। वो तुरंत श्रेया के आगोश में समा गया। श्रेया की जोर से चीख निकल गई। हालांकि रुद्र ने ज्यादा फोर्स नहीं किया था, फिर भी उसकी हार्डनेस और थिकनेस की वजह से श्रेया को दर्द हो रहा था। श्रेया की आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। रुद्र ने चीख सुनकर उसकी तरह देखा। उसके आंसू देख वो बोला, बेबी ज्यादा दर्द हो रहा है। श्रेया ने पलकें झपका दी। रुद्र समझ रहा था कि दर्द की वजह से वो बोलना की कंडीशन में भी नहीं है। रुद्र बिना कुछ बोले श्रेया के होठों की अपनी होठों की गिरफ्त में लेकर किस करने लगा।
ताकि श्रिया का दर्द कम हो सके और उसका मन भी डाइवर्ट हो जाए। श्रिया धीरे धीरे उसका साथ देने लगी। 10 से 15 मिनट बाद जब रूथ को लगा कि श्रिया अब रिलैक्स है तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया। रूथ ने श्रिया के मासूम चेहरे को देख पूछा, अब बेटर फील हो रहा है? श्रिया ने अपना सर हिला दिया। ये देख रूथ धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगा। हालांकि श्रिया को दर्द हो रहा था पर मीठा एहसास भी हो रहा था। कुछ देर के दर्द के बाद श्रिया को भी अच्छा लगने लगा। रूथ बहुत जेंटली उससे प्यार कर रहा था। श्रिया की आहें और सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसके साथ रूथ की सांसों की आवाज भी कमरे में घुल रही थी। दोनों की आवाज मधुर संगीत की तरह लग रही थी। रूथ को श्रिया की आहें और सिसकियों की आवाज मधुर वायलेंट की तरह लग रही थी। वो बहुत ध्यान से श्रिया को प्यार कर रहा था। वो ध्यान रख रहा था कि इंटीमेट होते वक्त वो ज्यादा वाइल्ड ना हो जाए। रूथ की जेंटलनेस श्रिया के दिल को छू रही थी। वह वैसे ही एक राउंड कंप्लीट करता है और बेड से नीचे उतर जाता है। श्रिया को लगता है हो गया तो वह एक चैन की सांस लेती है, लेकिन तभी रूथ उसके पैरों को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और वह उसके साथ इस पोजीशन में स्टार्ट हो जाता है और इस बार वह हद से ज्यादा वाइल्ड होता है, जिसकी वजह से श्रिया को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। श्रिया पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। उसकी आंखें अध खुली थी। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और वह धीरे से कहती है, रूथ मैं थक गई हूँ, प्लीज अब मत करो। रूथ कहता है, शाह मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं जब तक अच्छा हूँ तब तक तुम्हारे साथ ये सब चीज कर सकता हूँ। श्रिया उसकी आंखों में देखती है जहाँ पर उसको रूथ के आंखों में अपनी बॉडी के लिए लस्ट साफ नजर आ रहा होता है। श्रिया कहती है, रूथ मैं सच में थक गई हूँ। रूथ लेकिन अभी मैं नहीं थका हूँ। श्रिया क्या? लेकिन अभी तक तो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए था ना। रूथ उसकी बातों को कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि दोबारा से उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है और कहता है, रिलैक्स हो, जो कुछ नहीं होगा। श्रिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक बार इस दर्द को सहकर देखो तब तुम्हें पता चलेगा। रूथ उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्से से कहता है, श्रिया बेहेब, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और फिर वह अपने काम में लग जाता है। और अब श्रिया इतना ज्यादा थक गई होती है कि उसकी आंखें बंद हो जाती है और जब रूथ कुछ देर बाद उसको छोड़ता है तो देखता है श्रिया सो चुकी है। ये देखकर वह उसके गलों पर टैप करने लगता है और कहता है, श्रिया तुम इतनी जल्दी सो नहीं सकती हो, मेरा तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। लेकिन श्रिया कहाँ आंखें खोलने वाली थी, वह उसके कई बार जागने पर भी नहीं सकती है। तो फिर वह उससे थोड़ा सा दूर होता है और उसकी पूरी बॉडी को देखता है जहाँ पर उसके बाइट मार्क्स हो रहे होते हैं। फिर वह श्रिया से अलग होकर उसके पास ही लेट गया। श्रिया को उसने खींचकर सीने से लगा लिया। श्रिया तो सो गई थी, लेकिन रूथ अभी भी जहाँ हुआ था और वह एक टक श्रिया के चेहरे को देख रहा था। श्रिया गहरी नींद में जा चुकी थी। रूथ ने प्यार से श्रिया की फहद पर, नाक पर, गाल पर, होठ पर, पूरे चेहरे पर किस करता है और फिर वह उसके सीने पर अपने सर को रख लेता है और उसके दिल की धड़कनों को सुनने लगता है और कहता है, तुम्हारी हर एक तकलीफ, दर्द, आंसू, एक एक खरोच का बदला उन लोगों को चुकाना ही होगा। तुम्हें पता है वो इस शहर में आ चुकी है, यानी वो तीनों भी यहीं पर होंगे। मैं उन चारों को बहुत जल्द ऊपर भेजने वाला हूँ। वो सब मारेंगी तो जरूर, लेकिन अपनी मर्जी से। मैं उन्हें खुद की जान लेने पर मजबूर कर दूंगा। मैं आज आगे बढ़ गया तुम्हें इस दिल के सहारे जो अब इसके सीने में धड़कता है। मुझे लगा था मैंने पूरी तरह से खो दिया है, लेकिन मुझे कल पता चला जिस दिल में बसता हूँ उसकी धड़कन में भी चल रही है। मैं तुम्हें तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। मैं इसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह बहुत झूठी है। जैसे तुमने झूठ बोला था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, इस तरह तुम्हारी बहन ने भी मुझसे झूठ बोला है। ये मुझसे अपनी सच्चाई छुप कर रखना चाहती है, क्यों ये पता नहीं, बट मैं वेट करूंगा इसकी सच्चाई बताने का। रूथ के चेहरे पर इस वक्त अजीब से भाव थे। वो क्या सोच रहा था वो वही जानता था। अब आगे, रूथ की जब सुबह आंखें खुलती है तो उसकी बाहों में श्रिया सो रही होती है। रूथ श्रिया को अपनी बाहों में देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और धीरे से वहां से उठ जाता है और जाकर सबसे पहले शावर लेता है और फिर तैयार होकर श्रिया के पास आता है और उसको उठाते हुए कहता है, श्रिया उठ जाओ, सुबह हो गई है। श्रिया जैसे तैसे उठती है और रूथ उसको शावर लेने में हेल्प करता है, क्योंकि श्रिया अभी भी बहुत ज्यादा वीक फील कर रही होती है और आज उसका उठने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। लेकिन आज उसके मॉम डैड की डेट एनिवर्सरी थी, इसलिए उसको उठाना ही पड़ता है। श्रिया जैसे ही शावर लेने के रूम में आती है वैसे ही वह रूथ को गुस्से से देखने लगती है और कहती है, जाओ और उस ड्रॉवर से दवा लेकर आओ और मुझे दो। रूथ उसकी बात मानकर चुपचाप से उसकी दवा लाकर दे देता है और पानी। श्रिया जल्दी से दवा खाती है और अपने मन में कहती है, इतना बुरा हाल तो मेरा रुद्राक्ष ने भी नहीं किया था जितना इसने मेरा कर दिया है। मैं तो खामखा रुद्रांश को डेविल समझती थी, ये तो उससे भी बड़ा वाला बेस्ट है। मैं कैसे इन दोनों डेविल्स के बीच में फंस गई, अब क्या होगा।
और फिर वह जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और जैसे ही बाथरूम को खोलती है वैसे ही उसकी नज़र अपनी बॉडी पर जाती है और वह अपनी बॉडी को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा था जहां पर बाइट मार्क ना हो। श्रिया ध्यान से अपनी बॉडी को देखते हैं और फिर एकदम गुस्से से चिल्लाती है, रुद्र। रुद्र जो उन सारी चीजों को अरेंज कर रहा था जो उसकी कब्र पर लेकर जाने थी, वह जैसे ही श्रिया के चिल्लाने की आवाज सुनता है वह तुरंत उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ श्रिया? श्रिया रुद्र को इशारा करके अपनी बॉडी को देखने के लिए कहती है। रुद्र श्रिया की बॉडी को देखने के बाद अजीब फूल करने लगता है, उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। लेकिन तभी श्रिया जो ड्रेसिंग टेबल पर सामान रखा हुआ होता है जैसे परफ्यूम, फेस पाउडर वगैरह, वह सब उठकर उसे रुद्र के ऊपर फेंककर उसे मारना स्टार्ट कर देती है। रुद्र कहता है, श्रिया ऐसा मत करो, सारी चीजें टूट जाएगी। श्रिया कहती है, तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है? मुझे तो मेरी स्किन नजर ही नहीं आ रही है, मेरे स्क्रीन पर मुझे सिर्फ ब्लू रेड मार्क दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? चलो मानती हूँ मैंने तुम्हें बोला था खुद को प्यार करने के लिए, लेकिन इतने खतरनाक तरीके से कौन प्यार करता है? मेरी बॉडी को तो देखकर ऐसा लगा जैसे तुमने मेरी बॉडी से प्यार नहीं किया बल्कि उसे टॉर्चर किया है। रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, श्रिया वो मैं तुम्हें देखने की बात कंट्रोल नहीं कर पाया। श्रिया उसकी बात सुनकर उसको पिल्लो चला कट मरती है, लेकिन रुद्र तुरंत उसे पिल्लों को कैच कर लेता है और कहता है, श्रिया तैयार हो जाओ, हमें देर हो रहा है जाने के लिए। श्रिया उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम देख लेना। रुद्र तो रूम से बाहर भाग आता है और कहता है, वाओ, श्रिया की बॉडी पर अब मेरे मार्क भी है। आज तक तो बस रुद्रांश का रहता था बट मेरा भी है। वही श्रिया जैसे तैसे तैयार होती है और मेकअप से सारे मार्क को कवर करती है और फिर बाहर आती है और कहती है, रुद्र रुद्रांश नहीं आ रहा है क्या? रुद्र उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, वो वहीं से आएगा। श्रिया फिर नीचे जाती है तो नीतू जी उसको एक बड़ा सा मुख खिलाकर देती है और कहती है, यह मेरी तरफ से है तुम्हारे मॉम डैड के लिए। और तभी उनकी नज़र श्रिया के चेहरे पर जाती है तो वह थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वह उसके चेहरे को टच करते हुए कहती है, बच्चा तुम ठीक तो हो ना? और तुम ऐसे क्यों चल रही हो, क्या तुम फिर से कहीं गिर गई? श्रिया उसकी बात सुनकर रुद्र को अपने मन ही मन गाली देने लगती है और अपने मन में कहती है, इस इंसान की वजह से सबको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया है। नीतू जी श्रिया के चेहरे के बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर कुछ बोलते ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र राधिका जी पर जाती है जो उनको कुछ इशारा कर रही होती है, इसलिए वह श्रिया से कुछ और नहीं बोल पाती है और वह राधिका जी की तरफ चली जाती है। राधिका जी नीतू जी का हाथ पकड़ के एक कोने में ले जाती है और कहती है, तुम सुबह सुबह मेरी बहू को क्यों परेशान कर रही थी? नीतू जी कहती है, मैं उसे परेशान कहाँ कर रही थी, बल्कि मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही थी वह ठीक है या नहीं, क्योंकि वह अजीब तरह से चल रही थी, क्या पता वह फिर से कहीं गिर गई हो। राधिका जी कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके इस तरह से चलने के पीछे का रीजन उसका कहीं गिरना ही है? नीतू जी राधिका जी को अपनी घूरती निगाहों से देखने लगती है और कहती है, कुछ हिस्सा है जो मुझे जानना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है। राधिका जी नीतू जी की बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और वह बड़ी गुड न्यूज़ यह है कि हमारे बड़े बेटे ने भी हमारी बहू को एक्सेप्ट कर लिया है। नीतू जी उसकी बात सुनकर एकदम से सरप्राइज हो जाती है और कहती है, क्या सच में? लेकिन तुम्हें कैसे पता? राधिका जी कहती है, कल रात को मैं उनके रूम के सामने से गुजर रही थी तो मुझे उनके रूम से काफी आवाज आ रही थी, भले कमर साउंड प्रूफ है लेकिन साथ के 1-2 बजे थोड़ी सी आवाज भी होती है तो सुनाई तो नहीं जाती है ना, तो बस मुझे भी सुनाई दे गया था। और जैसे कि कल रुद्राक्ष घर पर आया नहीं था तो जाहिर सी बात है रुद्र ही होगा। नीतू जी उसकी बात सुनकर उनको अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा आगे बढ़ गया, नहीं तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी अपने रुद्र को भी आगे बढ़ते हुए देख पाऊंगी। वैसे मुझे पता नहीं था मेरा इतना शांत सा दिखने वाला बेटा मेरी बहू की इतनी बुरी हालत भी कर सकता है। अब आगे रुद्र और श्रिया जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर पहुंचते हैं वैसे ही वहां पर रुद्रांश भी आ जाता है और वह आते ही श्रिया को हक कर लेता है और फिर वह तीनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद श्रिया उन दोनों को एक लाइन में खड़ी कर देती है और फिर अपने मॉम डैड के कब्र की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड इन दोनों से मिलो, ये दोनों मेरे हस्बैंड हैं और आपको पता है मैं इन दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, काश आप दोनों भी मेरे साथ होते, फिर मैं और ज्यादा खुश हो जाती। फिर वो तीनों इसे ही काफी देर तक वहां पर खड़े रहते हैं। तभी वहां पर एक औरत आती है और वह भी उनके कब्र पर फूल रखती है। श्रिया जैसे ही उसे औरत को देखती है वो तुरंत उसे औरत को गले लगा लेती है और कहती है, आंटी आप आ गई। रुद्र भी उसे औरत को क्यूरोस होकर देखने लगता है और कहता है, रुद्रांश तुम्हें पता है ये औरत कौन है? रुद्रांश रुद्र की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ ब्रो, ये श्रिया की डॉक्टर है, इन्होंने ही श्रिया का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था और वह सबसे बीमार थी, तब से यही डॉक्टर उसका इलाज करते हुए आए हैं। फिर वो औरत श्रिया के माथे पर टाइप करती है और कहती है, तुम ठीक हो ना?
श्रेया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। वह औरत उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, हाँ मैं तुमसे मिलने आई, लेकिन देखो तुम्हारे मॉम डैड से मिलने आ गई। फिर वह रुद्रांश की तरफ देखती है और कहती है, रुद्रांश तुम ठीक तो हो ना, और क्या ये तुम्हारा भाई है। रुद्रांश कहता है, हाँ ये मेरा भाई, और भाई ये श्रेया की डॉक्टर आंटी है। रुद्र उस आंटी को घूर घूर कर देखने लगता है क्योंकि उन्होंने अभी भी श्रेया के हाथों को पकड़ के रखा हुआ होता है और यह चीज रुद्र को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। आंटी जब रुद्र के आंखों में गुस्सा दिखती है तो वह थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर वह श्रेया के कानों को पकड़ लेती है और कहती है, तुम बदमाश लड़की, पिछले 6 मंथ से अपना चेकअप नहीं करवा रही हो, तुम आखिर कहाँ पर बिजी हो। श्रेया कहती है, अरे आंटी मैं अभी तक ठीक थी तो इसलिए मैं चेकअप करवाने नहीं आई। आंटी कहती है, तो क्या तुम कुछ होने का वेट कर रही थी। तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो, तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में पता है ना। श्रेया उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती और कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मैं अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहती हूँ। आंटी कहती है, श्रेया तुम्हें आज ही आना होगा क्योंकि मैं कल सेमिनार के लिए बाहर जाने वाली हूँ और 2-3 मंथ तक वापस नहीं आऊंगी, इसलिए तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। वही रुद्र और रुद्रांश श्रेया को गुस्से से देख रहे होते हैं और रुद्रांश कहता है, श्रेया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा हर मंथ चेकअप करवाना पड़ता है। श्रेया रुद्रांश को देखकर एक सिल्ली स्माइल करती है और कहती है, रुद्रांश ये चेकअप करवाना उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, देखो मैं तो तुम्हारे सामने फिट और फाइन खड़ी हूँ ना। तभी रुद्र कहता है, ड्रम करना बंद करो और हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। थोड़ी देर बाद श्रेया डॉक्टर के साथ अंदर गई हुई थी और रुद्र और रुद्राक्ष बाहर खड़े थे। लगभग 5 घंटे बाद श्रेया उन दोनों के सामने था कि हारी हुई आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं इसलिए नहीं आना चाह रही थी क्योंकि यह लोग हर मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, एक ही साथ हजारों टेस्ट कर डालते हैं। वैसे अब तुम लोग अंदर, जो तुम लोगों को आंटी ने अंदर बुलाया है, मैं यहाँ पर बैठकर तब तक आराम करती हूँ। फिर वो दोनों डॉक्टर के केबिन में चले जाते हैं और सामने जाकर बैठ जाते हैं। तभी आंटी रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहती है, रुद्रांश लगता है तुम्हें बेबी करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। रुद्रांश कहता है, आपका मतलब क्या है आंटी, मैं समझा नहीं। तभी आंटी चिल्लाते हुए कहती है, तुम उसके बॉडी पर इतने सारे निशान कैसे बना सकते हो। तुम क्या श्रेया के बॉडी को खेलने की चीज समझ रहे हो जो इतने सारे लव बाइट बना कर रहे थे। तुम उसके बॉडी पर ड्राइंग कर रहे थे क्या। आंटी की बातें सुनकर रुद्रांश के कान लाल हो जाते हैं और वह इधर उधर देखने लगता है और कहता है, आंटी छोड़िए ना, ये हम दोनों के बीच की बात है। आंटी कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करना बंद करो और मेरे बच्चे को ना अच्छे से ट्रीट करना सीखो पहले। क्या तुम मेरे प्यार से बच्चे को जिंदा खाना चाहते थे, जो तुम्हें उसका वो हाल कर दिया है। और अब तुम श्रेया को भूल ही जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें श्रेया को लेकर जाने ही नहीं दूंगी। रुद्रांश कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। श्रेया जो गेट के बाहर से उसकी डांट खाते हुए देख रही होती है, वह एकदम से अंदर आ जाती है और कहती है, आंटी उसे डरना बंद करिए, बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा। आप मुझे कोई मेडिसिन दे दीजिए, मैं लगा लूंगी। आंटी एक नज़र श्रेया को देखते हैं और कहती है, ठीक है मैं दवा लिख देता हूँ, लेकिन तुम अपने हस्बैंड को सुधारो, वह तुम्हें एक डॉग की तरह ऐसे बाइट नहीं कर सकता है। श्रेया कहती है, हाँ मैं उसे सुधार दूंगी। तभी आंटी कहती है, रुद्रांश अगर तुम सच में बेबी चाहते हो तो प्लानिंग कर सकते हो क्योंकि श्रेया अब पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी है, पर तुम्हें इसका थोड़ा सा ख्याल भी रखना होगा क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, उसकी यूट्रस में चोट लगी थी, वह हील तो कर गई है बट फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे रुद्र, रुद्रांश और श्रेया जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलते हैं वैसे ही रुद्रांश के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के बाद वह रुद्र और श्रेया की तरफ देखा कहता है, तुम दोनों घर चले जाओ, बाद में आऊंगा क्योंकि मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई है। रुद्र श्रेया को अपनी कार का चाबी देते हुए कहता है, तुम अकेले घर चले जाओ, मैं रुद्रांश के साथ ऑफिस जाता हूँ। रुद्राक्ष कहता है, लेकिन भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। रुद्र कहता है, मुझे पता है तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलता हूँ, वैसे भी मुझे काफी टाइम हो गया है ऑफिस गए हुए और मैं अभी काफी अच्छा फील करने लगा हूँ, इसलिए मुझे लगता है अब मुझे ऑफिस को संभाल लेना चाहिए, अकेले तुम्हारे ऊपर सारी चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। रुद्राक्ष अभी भी रुद्र को मना कर रहा होता है, लेकिन तभी श्रेया कहती है, अरे चले जाओ ना तुम दोनों साथ, तुम दोनों साथ में काम करोगे तो जल्दी होगा और जल्दी काम होगा तो तुम दोनों जल्दी घर आ जाओगे, इसलिए साथ में जाओ, वैसे भी मुझे मॉल जाना है अपनी एक दोस्त के साथ। फिर रुद्र और रुद्राक्ष श्रेया की बात अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और वह अपने दोस्त को कॉल करके माल बुला लेती है और खुद भी माल चली जाती है। श्रेया जैसे ही मॉल के नीचे पहुंचती है वैसे ही एक लड़की आकर उसको गले से लगा लेती और कहती है, फाइनली इतने दिनों बाद तुमने अपना दर्शन हमें दे ही दिया। श्रेया कहती है, सिया ड्रामा करना बंद करो, अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही मिले थे। सिया कहती है, कुछ दिन नहीं 2 हफ्ते हो गए उससे बात को।
वैसे भी तू हार्टलेस दोस्त है, इसलिए तुझे मेरी याद नहीं आती होगी, लेकिन मेरे पास दिल है और मुझे तेरी याद आती है। श्रिया कहती है, अच्छा ठीक है, सारी मेरी गलती है, अब क्या हम अंदर चले। सिया और श्रिया फिर अंदर चली जाती है। वह दोनों काफी देर तक बहुत सारी शॉपिंग करती है। उसके बाद श्रिया सिया से कहती है, सिया चलो मेंस सेक्शन के अंदर चलते हैं। श्रिया फिर एक ब्रांडेड शॉप के अंदर आती है और शर्ट देखने लगती है और वह एक शर्ट पसंद भी कर लेती है, और तभी अचानक से उसके पीछे एक लड़की आ जाती है और वहीं से एक शर्ट को उठाते हुए कहती है, शायद से यह उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा। ये कहते हुए वह उस शर्ट को श्रिया के हाथों में पकड़ा देती है। श्रिया और सिया घूर घूर कर उस लड़की को देखने लगते हैं, लेकिन तभी वह लड़की आगे कहती है, क्या तुम अपने एक ही हस्बैंड के लिए शॉपिंग करोगी, दूसरे के लिए शॉपिंग नहीं करना चाहती हो। जहां पर श्रिया उस लड़की को दिखती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे 2 हस्बैंड हैं और तुम हो कौन। वह लड़की श्रिया को देखकर स्माइल करती है और कहती है, ये तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, वैसे ये शर्ट रुद्र पर काफी अच्छी लगेगी, यहाँ बोलकर वहां से चली जाती है। श्रिया उस लड़की को जाते हुए देखने लगते हैं और उसे अंदाजा हो जाता है कि यह कौन हो सकती है। तभी सिया कहती है, श्रिया ये थी कौन, और ये ऐसे कैसे तुम्हारे हस्बैंड का नाम ले रही है। श्रिया कहती है, मैं भी नहीं जानती ये कौन है, और फिर वो गुस्से में उसे शर्ट को फाड़ देती है और फिर उसे लड़की की तरफ बढ़ जाती है और कहती है, तुम्हें तो हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ पता है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो। वह लड़की पीछे मुड़ती है और श्रिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। हाँ, मुझे तो लगा था तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सारी चीज बताता है। श्रिया उस लड़की को गुस्से से देखने लगती है और कहती है, तुम हो कौन, या फिर तुम खुद के बारे में नहीं जानती हो इसलिए मुझे बता नहीं पा रही हो, या मेरे हस्बैंड का नाम लेते हुए कुछ अलग खिचड़ी पका रही हो अपने दिमाग में। जहां पर वह लड़की श्रिया को गुस्से से देखते हैं और कहती है, तुम्हें कुछ टाइम बाद खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और वैसे भी तुम जैसी डम लड़की उसकी वाइफ कैसे हो सकती है, क्योंकि तुम तो उसके लायक भी नहीं हो, तुमने अपनी शक्ल देखी है कितनी गंदी है। सिया को उसे लड़की के ऊपर बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम होती कौन हो मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोलने वाली। वह लड़की सिया की तरफ देखती है और कहती है, लिटिल डम की लिटिल फ्रेंड, वैसे तुम मुझे इस तरह से बात कर रही हो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये टीनेजर उम्र होती ही ऐसी है कि लोग अपने दोस्त के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं, बरसात का करियर खराब हो जाता है, ना तो ऐसे रास्ते पर भटकते हुए मिलते हैं जहां पर उनके दोस्त उनके साथ नहीं रहते। क्या तुम अपनी किस्मत को इस तरह से कन्वर्ट करना चाहती हो। श्रिया सिया से कहती है, सिया तुम शांत हो जाओ। सिया कहती है, ये क्यों शांत हो जाओ, ये होती कौन है तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें करने वाली। और फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, और तुम हो कौन, जो करना है कर सकती हो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रिया सिया को चुप करने में लगी हुई होती है, तभी वह लड़की कहती है, सी यू नेक्स्ट टाइम। श्रिया इतना बोलने के साथ ही वह लड़की वहां से मुड़कर चली जाती है। श्रिया उस लड़की कौन जाते हुए दिखती है और अपने मन में कहती है, डेफिनेटली वही है, अब बस मुझे कंफर्म करवाना है क्या सच में यही विशाखा है, क्योंकि मैंने तुझको इसके प्लास्टिक सर्जरी के पहले देखा था। डॉट। और जैसे रुद्राक्ष उसे दिन बता रहा था, इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा चेंज कर लिया है, यानी ये लड़की नहीं हो सकती है, क्योंकि और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो इस तरह से आकर खुलेआम किसी के हस्बैंड के बारे में बात कर सके। यानी मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मैंने उसके चूहे को क्या पकड़ा, बिल्ली खुद ही निकाल के सामने आ गई। अब सब इस मिलने का शिकार करना बाकी है और इसका शिकार मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ। अब आगे अनिका और सिया का शॉपिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, उनका सारा मूड बेकार हो गया होता है उससे लड़की की वजह से, इसलिए दोनों अपने अपने घर जाने का डिसाइड करती है। श्रिया जैसे ही अपने घर पहुंचती है उसे काफी सुना सुना दिखाई देता है, क्योंकि उसे हाल से लेकर कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। लेकिन फिर श्रिया यह उसका ज्यादा ध्यान नहीं देती है कि सारे लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे और वह अपने रूम में चली जाती है। वह जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है उसे अपने बैग पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, और वह जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखती है वह शॉक हो जाती है और वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की। और हाँ, ये लड़की कोई और नहीं विशाखा होती है, जो अभी कुछ टाइम पहले श्रिया से मॉल में मिली थी। वही विशाखा बेड पर पूरी तरीके से लेटी हुई थी और उसके हाथ में रुद्र की शर्ट थी और वह उस शर्ट के फ्रेग्रेंस को इनहेल कर रही थी। श्रिया को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह उसके पास जाकर तुरंत उस शर्ट को उसके हाथ से खींच लेती है। वही श्रिया के ऐसा करते ही विशाखा उठकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और फिर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, रुद्र अभी भी स्ट्रॉबेरी की तरह स्मेल करता है, मैं ना सच में अब उसके लिए क्रेजी होते जा रही हूँ। श्रिया विशाखा को गुस्से से दिखती है और कहती है, अपनी बकवास करना बंद करो और मुझे ये बताओ तुम मेरे घर में कैसे आई। विशाखा श्रिया को गुस्से में देखती है और कहती है, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो श्रिया। श्रिया कहती है, तुम हो कौन।
विशाखा श्रेया की बात सुनकर अजीब तरीके से स्माइल करने लगती है और कहती है, मैं कौन हूँ तुम तो ये जान चुकी हो ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुम क्या करती हो? मुझे अच्छे से पता है, तुम उस मॉल से निकलते ही मेरी सारी जानकारी निकाली थी। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, तुम्हारी नज़रें मेरे ऊपर है या ना रहे, लेकिन मेरी नज़र हर वक्त तुम्हारे ऊपर ही रहती है। तुम कब क्या करती हो मुझे हर एक चीज़ पता रहता है। तुमने मेरी सारी जानकारी निकाल वाली, उसके बाद भी तुम मेरे सामने भोले बनने की एक्टिंग कर रही हो, जैसे कि तुम सच में नहीं जानती हो। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, वाह क्या बात है, मुझे नहीं पता था कोई मेरे बारे में इतना ज़्यादा भी सोच सकता है कि हर वक्त मेरे ऊपर नज़र रखे अपनी। मुझे तो लगा था मिस विशाखा बहुत ज़्यादा बिजी इंसान होंगी, लेकिन उनके पास इतना खाली फोकट टाइम होगा, मुझे यह नहीं पता था। विशाखा श्रेया को ध्यान से देखती हूँ और कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। तुमने अच्छे से पता है कब कौन सी बात बोलकर किस गुस्सा दिलाया जा सकता है। श्रेया फिर विशाखा के हाथ को पकड़कर अपने बेड से उठा देती है और कहती है, अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी बेडरूम में आ सको। विशाखा कहती है, अरे तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो बस ये देखना चाहती थी तुम इस बेडरूम में रुद्र के साथ रहती कैसे हो। और फिर मैंने यहाँ पर देखा इतना बड़ा बेड, फिर मुझे की याद आ गई, इसलिए मैं इस बेड पर लेट गई ताकि मैं उसके फ्रेग्रेंस को ले सकूं। श्रेया उसको गुस्से से देखती है और कहती है, तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम मेरे घर के अंदर घुसी कैसे, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं घर के अंदर आने से? विशाखा उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, उन लोगों ने मुझे इसलिए अंदर आने से नहीं रोका क्योंकि वहां पर कोई मुझे रोकने वाला था ही नहीं। मैं सबका पहले सुला दिया था जो मुझे रोक सकते थे। श्रेया विशाखा की बात सुनकर डर जाती है और कहती है, क्या किया तुमने मेरे घर वालों के साथ? विशाखा अपने कानों पर अपने हाथ को रख लेती है और कहती है, अरे यार तुम कितना चिल्लाती हूँ, मैं उन्हें जान से नहीं मारा है, तुम टेंशन मत लो, वह बस लोग सो रहे हैं, कुछ टाइम बाद उठ जाएंगे जब उनका नींद पूरा हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम रुद्र से प्यार करती हो? श्रेया उसकी सुनकर शौक हो जाती है और उसको शौकन नजरों से देखने लगती है। तभी विशाखा आगे कहती है, अगर तुम उससे प्यार करने भी लगी हो ना, तो उस प्यार को और उसके लिए जो तुम्हारे दिल में फीलिंग आई है उस फीलिंग को निकाल कर बाहर कर दो, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से निकाल कर बाहर कर दूंगी। और अपने दिल में जो तुम्हारा रुद्राक्ष है ना, उसके लिए ही फीलिंग रखना। और रुद्र के लिए अपने दिल इतनी सी भी फीलिंग्स लाने की हिम्मत ही मत करना, क्योंकि रुद्र सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगी। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, इतने सालों से तुम रुद्र को एक बार भी टच नहीं कर पाए और तुम मुझे कह रही हो कि वो सिर्फ तुम्हारा है? ये क्या जोक कर रही हो तुम? और वैसे वह मेरा कानूनी तौर पर हस्बैंड है और मैं उसे रोज टच करती हूँ, उसके साथ सो भी चुकी हो, और तुम उसके एक टच के लिए भी तड़प रही हो आज भी इतने सालों से। और तुम्हें क्या लगता है तुमसे हासिल कर लोगी? और अगर ऐसा लगता है भी है तो ये तुम्हारा सपना है और यह हमेशा तुम्हारा सपना ही बनकर रहने वाला है, क्योंकि रुद्र सिर्फ मेरा है, मेरा। और मैं अपनी चीज़ को किसी के साथ भी शेयर नहीं करती हूँ, शेयर तो दूर की बात है, मैं किसी को उसे देखने तक नहीं देती हूँ। विशाखा श्रेया को ध्यान से देखने लगती है और कहती है, लगता है इस डम इंसान के अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इसे तोड़ने में बहुत मजा आएगा। और वैसे भी तुम अभी उसे जानती हो और मैं तो उसे काफ़ी सालों से जानती हूँ और वो मेरा होगा। श्रेया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारा ये ड्रीम काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसे ड्रीम का क्या फ़ायदा जो कभी पूरा ही नहीं हो। और रही बात रुद्र की, तो वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और वैसे भी तुम होती कौन हो हम तीनों की लाइफ में आने वाली, क्योंकि तुम्हारा तो कोई खुद वजूद भी नहीं है। विशाखा श्रेया की बात सुनकर गुस्से से कहती है, तुम मुझे भी जानती नहीं हो, इसलिए तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हो। श्रेया कहती है, मुझे ऐसे इंसान के बारे में जानना भी नहीं है जो खुद के हाथों से खुद के डैड की जान ले ले। क्या तुम्हें तुम्हारे डैड के ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आया जब तुम उनकी जान ले रही थी, वह भी इतने क्रूएल तरीके से? वैसे तुम बहुत अजीब हो, अपने डैड को अपने ही हाथ से मार दिया और फिर अपने लिए एक नकली डैड बना लिया। विशाखा गुस्से से कहती है, श्रेया तुम लिमिट से बाहर जा रही हो। श्रेया कहती है, लिमिट तो तुमने पार की है मेरे घर में आकर। और हाँ, अब तुम यहाँ से चुपचाप से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं तुम्हें यहाँ से जाने लायक ना छोड़ूं। विशाखा कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है, अब देखो मैं तुम्हारे इस एटीट्यूड को किस तरह से तोड़ती हूँ। श्रेया कहती है, तुम्हें जो करना होगा कर लेना, लेकिन हाँ मुझे उलझने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें इस तरह से उलझाऊंगी कि तुम फिर से कभी सुलझ नहीं पाओगी। विशाखा कहती है, देखते हैं कौन किसका क्या करता है, क्योंकि गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। श्रेया कहती है, गेम तो कब का स्टार्ट हो गया है, बस मैंने डिसाइड करना बाकी है। विशाखा श्रेया को कुछ देर तक देखती रहती है और फिर वहां से चली जाती है।